नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आप सभी के बीच आपका दोस्त एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश विशेष का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उस विशेष के अंतर्गत ही हमने एक टॉपिक लिया है, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की परीक्षा हो, तो इसमें आप सभी लोग कम समय में कैसे इसको दोहरा सकते हैं और कैसे इसको अच्छी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा जो है आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कैसे इसका जो है हम लोग वो करते हैं। सबसे पहले हम मैप इसीलिए बनाए हैं ताकि आप लोग अच्छा एक चीज़ और कि जैसे जो किनारे वाले जो बॉर्डर के जितने भी ज़िले हैं अगर उनको हम लोग अच्छी तरह से जानते रहें, सहारनपुर से लगा कर ललितपुर से लगा कर यहाँ सोनभद्र, ये अगर अच्छी तरह से हम लोग जानते रहें तो ज़्यादातर जनजातियों का निवास स्थान हम देखेंगे तो ये किनारे में ही ज़्यादातर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जो अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है, भारत के कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के मुकाबले 1.09% है। पहला चीज़, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 0.6 है। फिर से सुनिएगा इसको, भारत की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह 1.09% है और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जो ये जनसंख्या है अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है 0.6% है। तो ये दोनों फैक्ट आप सभी को याद होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजातीय श्रेणी में रखा गया। ये 5 कौन कौन सी है? थारू है, दूसरा है बुक्सा है, तीसरा भोटिया है, जौनसारी और जौनसारी के अलावा राजी है। राजी और जौनसारी 4 और 5। तो आइए हम लोग ये भी जान लेते हैं कि 2003 में जो आदेश था उस आदेश के अनुसार 10 जनजातियों को अनुसूचित जनजातीय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। इस प्रकार कुल 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये जो 10 हैं इनको भी हमें जानना होगा। गोंड समूह के अंतर्गत गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड ये एक ही माना जाएगा। खरवार समूह के अंतर्गत खरवार एवं खैरवार। तीसरा सहरिया, सहरिया, पहरिया, बैगा, पानका, पंखा, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया। ये 10 है, इसको आप सभी को याद रखना होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य उत्तराखंड में ज़्यादातर जनजातियाँ उसमें चली गई, लेकिन आज भी थारू, बुक्सा और कुछ हद तक जौनसारी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। लेकिन थारू और बुक्सा की अच्छी खासी जनसंख्या है। जैसे कि हम सभी लोग आप सभी लोग को जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वह थारू है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिसकी है वो थारू है, थारू की है। और सबसे कम जिसकी है बनरावत की। बनरावत जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है। अच्छा, एक चीज़ ये जान गए आप सभी लोग। दूसरा कि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा और प्रतिशतता की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति या जनजातीय कहाँ पर है? सोनभद्र में है। सबसे कम अगर कहीं पर है अनुसूचित जनजाति तो बागपत में। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति
या जनजाति सबसे कम। तो ये इतना फैक्ट आप सभी को याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो जनजातीय जनसंख्या है उसमें थारू सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, सबसे कम बनरावत है, और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह रहती है। जनजातीय जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा निवास करती है, सबसे कम बागपत में। दो ऐसे ज़िले हैं अयोध्या और जालौन, अयोध्या और जालौन, जहाँ पर एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जालौन। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से हम ये 4-5 फैक्ट इसको याद रखना होगा। अयोध्या जालौन में एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या भी, और प्रस्तुतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज़्यादा थारू और सबसे कम बनरावत। अब आइए हम लोग देखते हैं एक एक जनजातियों का कहाँ कहाँ पर उनका निवास है, किस भौगोलिक क्षेत्र में वो रहते हैं, क्या उनका जीवन किस तरह का होता है। इसको उनके सांस्कृतिक जीवन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा हमें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, थारू जनजाति ये तराई वाले बेल्ट में रहती है। इसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये इस वाले बेल्ट में इनका निवास स्थान ज़्यादा है। और बुक्सा की अगर बात की जाए, बुक्सा या भोक्सा, इनका निवास स्थान कहाँ पर है ज़्यादातर, ये बिजनौर और कुछ आगरा, कुछ संख्या में आगरा में ये लोग निवास करते हैं। और एक महागीर है, महागीर जनजाति है जो कि बिजनौर में रहती है। यही एकमात्र जनजाति है जो इस्लाम धर्म को स्वीकार की है, और इनका मुख्य पेशा है मछली पकड़ना। तो इसके बारे में तो इतना ही जानते रहिएगा, महागीर बिजनौर में और इस्लाम धर्म को स्वीकार करती है, और ये मछली पकड़ना इनका मुख्य पेशा है। आइए अगला चीज़ समझते हैं हम लोग कि गोंड समूह जो 2003 में जनजाति से अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया, ये कहाँ कहाँ पर पाए थे। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और जौनपुर, इस वाले पूरे बेल्ट में एक गोंड समूह पाए जाते हैं। दूसरा है खरवार कहाँ, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और कुछ बनारस, मतलब बनारस और चंदौली के बॉर्डर पर। सहरिया की बात करें तो सहरिया एकमात्र जिला है ललितपुर जहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। पहरिया पुनः सोनभद्र में, बैगा पुनः जो है सोनभद्र में, पांखा सोनभद्र में भी और मिर्ज़ापुर में भी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। पांखा अगरिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र के अलावा बनारस में भी ये जनजाति पाई जाती है, भुइया सोनभद्र में। इस तरह से हम लोग जान सके कि किन किन क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। तो अब एक एक का थोड़ा सा सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे किस तरह से है। आइए देखते हैं। जैसे थारू लोग का सामाजिक जीवन अगर हम उस पर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलता है कि इनमें संयुक्त परिवार की आज भी प्रथा है, संयुक्त परिवार। दूसरा कि ये जितने भी आपके 12 जो सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियां हैं, इनमें यही एक है जो मात्र सत्तात्मक है। ये याद रखिए, मात्र सत्तात्मक वाला ये फैक्ट जरूर याद रखे रहिएगा। इसके अलावा इनमें जो विवाह की प्रथा है, विवाह के बारे में प्रायः पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसमें जब विवाह तय हो जाता है उसको पक्की पोढ़ी कहा जाता है। जब विवाह तय हो जाता है उसे पक्की पोढ़ी कहा जाता है, पक्की पोढ़ी कहा जाता है। और इसमें विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष कहा जाता है। शादी में दहेज वहेज का कोई भी वो नहीं होता है, सिस्टम नहीं है। और शादी हो जाने के पश्चात
मतलब शादी के दौरान जो खर्च होता है तो दोनों मिलकर खर्च करते हैं, उसका वहन दोनों करते हैं। इसके अलावा इनमें इस विवाह के साथ साथ विधवा विवाह की भी परंपरा है, अर्थात विधवा विवाह के दौरान विधवा विवाह भी होता है इसमें। विधवा विवाह के दौरान जो विधवा विवाह के दौरान जो भोज ये लोग कराते हैं उसे लठ भरवा कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, लठ भरवा, लठ भरवा, इसको जरूर याद रखे रहिएगा, लठ भरवा। इनमें जो भोज दिया जाता है लठ भरवा कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये लोग कृषि कौन सा करते हैं। इनका कृषि जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है तराई वाला क्षेत्र है, तो चावल की खेती करते हैं ये लोग, चावल की खेती करते हैं। सूअर पालते हैं, सूअर और मुर्गी पालते हैं। इनमें जो त्यौहार मनाने का जो तरीका है, कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं तो आप सभी लोग जान लीजिएगा। इस त्यौहार में दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट स्वरूप जो देते हैं उसे रोटी कहा जाता है। इसी दिन जो अपने पूर्वजों को भेंट स्वरूप जो देते हैं उसे रोटी प्रथा कहा जाता है, ये याद रखे रहेगा, ये जरूर याद रखे रहेगा। इसके अलावा बजहर पर्व को भी ये बजहर पर्व बैसाख और ज्येष्ठ में ये मनाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो थारू लोग अलग अलग पर्व को मनाते हैं। देखिए थारू लोगों में एक और चीज़ याद रखना हमें ज़रूरी है कि इनका भोजन से पहले एक फैक्ट याद रखे रहिएगा। ये होली के दिन जो है होली से 8 दिन तक ये लोग क्या करते हैं कि एक खिचड़ी नृत्य होता है वह भी करते हैं। अब भोजन में देखिएगा, भोजन ये 3 समय का जो भोजन अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि सुबह का जो होता है भोजन ये क्या कहते हैं, उसको कलेवा कहते हैं। और जो दोपहर का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, मिझनी कहते हैं। और जो शाम का भोजन होता है उसे बेरी कहते हैं, इस प्रकार देखा जाए तो थारू का सामान्य हम लोग परिचय समझ पाए। अच्छा, थारू के विषय में एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास योजना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और लखीमपुर खीरी में इनके लड़के लड़कियों की शिक्षा हेतु एक महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया, सरकार की ओर से महाविद्यालय का निर्माण कराया गया। ये दोनों फैक्ट जरूर याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना चालू की गई, थारू जनजाति विकास परियोजना चालू की गई। 2 अक्टूबर डेट याद रखे रहेगा, जिस दिन महात्मा गांधी की जयंती है, इसी दिन शुरू किया गया। और थारुओं की शिक्षा के लिए, थारू बच्चे बच्चियों की शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो इस तरह से देखा जाए तो थारू के विषय में हम मोटा मोटी जान सके। अगला देखते हैं हम लोग बुक्सा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बुक्सा जनजाति बिजनौर और कुछ आगरा में इनका देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे समूह बनाकर रहते हैं। और इनमें सामाजिक स्तरीकरण होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इनमें सामाजिक स्तरीकरण होता है। और ये ब्राह्मण बुक्सा, क्षत्रिय बुक्सा और अहिर बुक्सा और नाई बुक्सा के रूप में विभाजित होते हैं। हाँ, ये सही है कि ये सामाजिक स्तरीकरण विभाजन है, लेकिन ये एकजुट होकर रहते हैं। और इनमें जो है कि अंतर जाति विवाह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये स्तरीकरण होने के बावजूद भी इनमें अंतर जाति विवाह है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह है। इसके अलावा जो बुक्सा जनजाति है, बुक्सा जनजातियों में एक खास विशेषता यह है कि ये लोग विवाह को जो है एक अनुबंध के रूप में, मतलब विवाह एक अनुबंध के रूप में यह होता है कि जब भी चाहे एक दूसरे से वो अलग हो सकते हैं, अनुबंध के रूप में होता है। इस बात को याद रखे रहिएगा बुक्सा का। ये तो रहा सामाजिक स्तरीकरण इनका। अगर कृषि का संदर्भ देखा जाए तो ये लोग जो है चावल और मछली खाना पसंद करते हैं, मछली यानी कि चावल की खेती करते हैं। इसके अलावा गेहूं और मक्का की रोटी भी खाना पसंद करते हैं, हाँ, एक चीज़ याद रखे रहेगा, ये लोग न तो बंदर का मांस, गाय का मांस और
बंदरगाह और मोर का मांस इनमें वर्जित है। इस बात को याद रखे रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंदरगाह और मोर का मांस वर्जित है। इनका जो राजनीतिक संगठन है बिरादरी पंचायत पर आधारित है, बिरादरी पंचायत पर आधारित है। अर्थात इनका जो बिरादरी में जो सर्वोच्च पद पर होता है, बिरादरी में जो सर्वोच्च पद पर होता है, सर्वोच्च पद पर होता है, उसे तखत कहा जाता है, तखत कहा जाता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। तखत, दरोगा, मुंसिफ और सिपाही। तो ये तो सामान्य ही नहीं पूछा जा सकता, लेकिन याद रखे रहिएगा कि तखत जो है, ये तखत याद रखे रहिएगा, तखत। आगे समझते हैं के विषय में कि ये किस तरह से किसकी किसकी पूजा करते हैं। ये ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे हिंदू देवता में महादेव, महादेव, दुर्गा लक्ष्मी, दुर्गा लक्ष्मी, कृष्ण राम, कृष्ण राम, इनकी पूजा करते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये लोग जो है कि चामुंडा देवी की पूजा, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, मुख्य रूप से चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इसके अलावा बुक्सा के विकास हेतु, बुक्सा के विकास हेतु सरकार के द्वारा एक विकास योजना चालू किया गया था 1983 में। बुक्सा जनजातीय विकास योजना, ये 1983-84 में शुरू किया गया था। और ये बुक्सा, इस तरह से हम लोग बुक्सा के विषय में जान सकें कि किस तरह से बुक्सा जनजाति के संदर्भ में। और अगला हम लोग देखते हैं कि जैसे खरवार, खरवार लोग कहाँ पे निवास करते हैं ये तो जान ही गए। हाँ, खरवारों की स्थिति इस समय थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि जब से चूँकि जंगलों से ही लकड़ी काटते थे, वहीं से शिकार करते थे, तो इनकी स्थिति थोड़ा क्रिटिकल है। और कहीं कहीं तो बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। इसके अलावा जो है खरवार लोग जो है भिक्षाटन भी करते हैं। तो ये सारी बातें, लेकिन इनके बारे में हम थोड़ा लोग जान लेते हैं। खरवारों में क्या है। ये खरवार लोग का मूल स्थान जो है वो झारखंड माना जाता है, झारखंड का पलामू माना जाता है। और आप लोग को अभी बताया गया कि देवरिया, बलिया और ये वाला बेल्ट जो है, यहीं पर खरवार लोग निवास करते हैं। इनमें क्या है, ये लोग भी हिंदू देवी देवता की पूजा करते हैं। हिंदू देवी देवता का पूजा करने के साथ साथ ये कुछ और देवी देवता, जैसे बन संती, जैसे दुल्हा देव, बगहत, इन सब देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा खरवार जो है, खरवारों में एक खास किस्म का ये नाच करते हैं जिसका नाम कर्मा है। इसको जरूर याद रखें। कर्मा नृत्य इनका बड़ा फेमस नृत्य है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको मत भूलिएगा, कर्मा नृत्य इनका जो है सबसे फेमस नृत्य है। तो ये इस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों को के बारे में समझ सकें। एक लास्ट तथ्य हम बताना चाहेंगे कि 2001 और 2002 में सेनेटरी मार्ट योजना शुरू की गई थी। सेनेटरी मार्ट योजना शुरू की गई थी। यह योजना अनुसूचित जनजाति विकास निगम के द्वारा यह शुरू किया गया था। इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो है जो सर पे मैला ढोने की परंपरा है ये समाप्त हो। और इस परंपरा को समाप्त करने के बाद ये बेरोजगार होंगे, इसलिए इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो ये सेनेटरी मार्ट योजना शुरू किया गया था 2001 से 2002 में। तो इन सब के अलावा इनकी सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास के लिए 1984-85 में, पहले देखिए 1984-85 से पहले समाज कल्याण विभाग देखता था इनका शैक्षणिक विकास, समाज कल्याण विभाग देखता था, समाज कल्याण विभाग देखता था। लेकिन 1984-85 से जनजातीय विकास निदेशालय के द्वारा ये देखा जाता है। तो मोटा मोटी हम लोग जान सके कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के विषय में
हाँ, महागीर के विषय में ज़रूर जानते रहिएगा। यही एक ऐसी उत्तर प्रदेश की जनजाति है जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करती है। तो अगर हम लोग इसको समझ सके हैं तो अब जो है कि हम अगला टॉपिक लेकर दूसरे दिन आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।